खुला जादूगर का पिटारा। किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। कृषि एवं किसान भाइयों हेतु संचालित योजनाओं को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को मैं 5,000 करोड़ रुपए ने बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। 500 में सिलेंडर, 25 लाख तक इलाज मुफ्त। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जहाँ एक और अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ओबामा हेल्थ केयर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, वही हमारी सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। विपक्ष बोला, कहां से आएगा पैसा? तो ये जो नई आप इतनी घोषणाएं की है जिनकी सबको जोड़ें तो शायद ये तो 50,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा, तो पैसा कहां से आएगा? ये बजट की सारी घोषणाएं अधर में लटकेगी। ये बजट किसान को गुमराह करने की कोशिश का बजट है। ये बजट नौजवान को निराश करने का बजट है। क्योंकि अभी 6 महीने मिलेंगे, आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए इसमें से कोई भी काम पूरा होने वाला नहीं है। ये जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का बजट दिया है। पिटारा भारी, खजाना खाली। सालों की घोषणाएं अभी तक अधूरी पड़ी है। पिछले 4 सालों की घोषणाओं पर मंथन करो तो ये केवल ऐसा लगता है जैसे हवा महल पर खड़े होकर कोई हवाई बातें करें और इन बजट को केवल थोथी घोषणाओं का बजट है जो आने वाले दिनों में राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ छलावा साबित होगा। बजट बदलेगा चुनावी गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज विधानसभा की कार्यवाही हंगामे से शुरू हुई, रिकॉर्ड पर खत्म। सीएम गहलोत ने साल 2023-2024 का बजट पेश किया। चुनावी साल है, ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश हुई। सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। इससे पहले सदन में हंगामा भी हुआ। फिर सीएम ने बजट भाषण पढ़ा तो रुके ही नहीं। 3 घंटे से ज्यादा समय तक भाषण पढ़कर रिकॉर्ड बनाया। वहीं बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने हमला बोला। विपक्ष ने सवाल उठाए कि सरकार ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? आज बजट पर, और क्या ये बजट, जैसा कि शब्द आज इस्तेमाल हुआ है, गेम चेंजर हो सकता है, उससे खंगालने की कोशिश करेंगे। पहले जान लेते हैं आज डिबेट के प्राइम सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, क्या इस बजट से 2023 का चुनावी गणित सेट होगा, बदलेगा? सवाल नंबर 2, क्या ये बजट जनता को राहत देगा? क्योंकि हर वर्ग से जुड़ी घोषणाएं हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा कि हर वर्ग को इसमें साधने की कोशिश हुई है, तो क्या ये जनता को राहत दे पाएगा? और साथ ही सवाल नंबर 3 कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है इंप्लीमेंटेशन को लेकर, क्या बीजेपी के आरोप सही है कि खजाना खाली है? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मनीष पारीक जी बीजेपी नेता हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर वीवी सिंह अर्थशास्त्री है। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। चौधरी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, बेहद कम ऐसा होता है कि बजट के लिए बहुप्रतीक्षित शब्द का इस्तेमाल हो। यह बजट आपने खुद ने बहुप्रतीक्षित बना दिया था। अब मैं पूछ रहा हूं कि उसकी बोहनी तो थोड़ी सी वैसी रही जैसी आपने सोची नहीं होगी। स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जिन लोगों को बजट से विचलन होता है वो कुछ मानवीय त्रुटियों को अपना पहलू बनाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक विचार है, वो सोचते हैं तो उसका अपना अपना एक नजरिया है। लेकिन जिन बातों को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में विश्वास था, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के उम्मीद का बजट है ये बजट उसका है जो 1 लाख लोगों से माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने सुझाव भेजे। ये बजट प्रदेश कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का है जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने चिंतन शिविर जो उन्होंने आयोजन किया, उसके माध्यम से जो सुझाव आए वो मुख्यमंत्री जी को भेजे। ये बजट उस गृहिणी का है जिसको 2014 से पहले कहते थे कि सैया तो खूब कमाते, महंगाई डाइन खात जाते। अब सैया की कमाई घटी और केंद्र की सरकार ने बचत को लूटी, उसकी राहत दी है। ठीक है, तो उसकी बचत को किस प्रकार से बढ़ाएं ये सब चीज दी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये देश का पहला ऐसा बजट होगा
जो ना सिर्फ हर घर पे पहुंचा है, उस घर के हर सदस्य तक पहुंचा है। नहीं, ऐतिहासिक देखिए, आप लोग तो दावा ही कर रहे थे कि जो बजट आएगा ऐतिहासिक होगा। दो कारणों से ऐतिहासिक हो गया। पहला तो वो जो शुरुआत में ब्लंडर हुआ वो, और दूसरा टाइमिंग को लेकर। लेकिन डिलीवरी को लेकर ये कहां पर स्टैंड करेगा, इससे जुड़ा मेरा आपसे सवाल है। आरसी साहब, एक बात बताइए, एक एक कदम बढ़ाकर चढ़ लिया एवरेस्ट जैसे तैसे, अब उतरोगे कैसे? स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा जो विपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो चौथा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था, उस समय भी ये प्रश्न उठे थे, कहा कि ऐसी योजनाओं को कैसे लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के चिंतन शिविर के बाद में जनता के बीच में लेखा जोखा रखा था और मीडिया के बीच में भी रखा था। 2722 जो हमने घोषणाएं की थी, उसके अंदर 80% घोषणाओं को हमने पूरा कर दिया था। 17% है वो प्रक्रियाधीन है और 3% जो है वो बची हुई थी, जिसके अंदर कुछ कानूनी चीजें थी। इसलिए ये निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए उनको, लेकिन ये चिंता उन्हें नहीं, हम कर रहे हैं और उस जो हम जनता के बीच में रख रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसकी जीडीपी, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है ना, पैसा कहां से आएगा? आरसी साहब देखिए, आप ओपीएस आप लेकर आए और आप केंद्र से चाहते हैं कि पैसा मिले, जबकि केंद्र सरकार के जो वित्त सचिव है उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी योजना है, आप लागू करो। अभी भी आप फिर पैसा कहां से लाएंगे? सवाल तो यही है ना। स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से जब से जीएसटी लागू की गई है, संसाधनों के स्रोत हैं वो घटे होंगे राज्यों के। हमने भी कोई नया टैक्स इंपोज नहीं किया, उसके बावजूद भी दूसरे स्रोत होते हैं जहां पे रेवेन्यूज का जनरेशन होता है। जो रिफाइनरीज होती है, आज कितना रेवेन्यूज आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक व्यवस्था से उसको डिले कर दिया। उसका कितना रेवेन्यू राजस्थान के अंदर आने वाला है। दूसरे जो मुख्यमंत्री का विजन है कि कैसे हमें राजस्थान के जो जनरेशन है, ठीक है, वो करना है। आपने जीडीपी ग्रोथ देखी, प्लीज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 11.4% रही, 11.4% रही, जो 18-19 में भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2.34% थी, जो 2011 में भी 2.34% थी जब आप थे। बहरहाल देखिए जब जो चीजें कह रहे हैं, आज पे बात कीजिए ना, आज पे बात कीजिए ना, आज पे सुन लीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा ना आरसी भाई, आगे भी आपके पास आऊंगा, आगे भी आपके पास आऊंगा। मुझे अन्य लोगों को भी एक बार शामिल कर लेने दें। मनीष पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष पारीक जी, मुझे ये बताइए, बुरा क्या है अगर किसी को 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा है? और ये याद रखें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से कई लोगों को फायदा भी पहुंचा है, तो इसमें बुरा क्या है? दूसरा, अगर मुफ्त, अगर फ्री बिजली हो रही है 100 यूनिट तक, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, मैंने कहा कि ये बजट तो अपना है, इसमें करेक्टर लॉस्ट हो गया है। जो कैसे? ये पक्की बात है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट द करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस बजट का करेक्टर ही लॉस्ट हो गया है। कैसे? ये पहला पन्ना किसने बदला, पहला बजट किसने पढ़ लिया, किसके जिम में था, कौन सा आ गया, ये कोई बात सैंटिटी खत्म हो गई। एक दूसरी बात, पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर ले मनीष पारीक जी, पहले इसी पॉइंट को क्लियर कर ले। ये बजट लीक कैसे है? कहने का मतलब एक पन्ना आना और इंफॉर्मेशन बाहर जाना, ये दो अलग बातें हैं। जी, दोनों बातें हैं। जो मुख्यमंत्री जी को जो बजट पढ़ना था, उस बजट को के बजाय दूसरा बजट को पढ़ रहे हैं। इसका दो कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने पहले इस बजट को पढ़ा ही नहीं, एक बात। दूसरी बात यह कि जो पहले बजट पढ़ा गया था वो अलग था और ये दूसरा है। दो बात, दोनों बातों में जो अब तो जो पढ़ा गया वो फाइनल है ना। जी, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन ये जो गलत पढ़ा गया है, इसका मतलब यह है कि जो आईएएस पूरे अधिकारी हैं, ये तो गलती कर नहीं सकते। ये तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके इस कागजों को बदलने का काम किया? ठीक, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और आपके जितने भी लीडर्स उस समय विधानसभा में मौजूद थे, उन्हें बड़ा दिल रखकर बजट को आगे बढ़ने दिया। जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसीलिए दूसरा बजट पे आ जाते हैं ना, आपने खुद ने कहा, मैं निवेदन कर रहा हूं। कटारिया साहब ने कहा कि किसान अभी भी वेट कर रहे हैं कर्ज माफी की, और यही बात राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि युवा अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनका कुछ बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, वो पूरे किए नहीं। तीसरी बात, अब इन्होंने 3 लाख नौकरियों की घोषणा कर चुके। अब तक राज्यपाल के अभिभाषण उठा के देखिए, उसमें 3 लाख नौकरियां दे चुके हैं। कुल टोटल 49,000 नौकरियां मिली है। 139 को बता रहे हैं, 1,39,000 अभी तक लंबित पड़ी हुई है, उनको ठीक कर देंगे। सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। देखिए, मेरा सवाल यह है, उन्होंने क्या क्या छोड़ा, वो पॉइंट अपनी जगह है, लेकिन जिसे शामिल किया उसमें बुरा क्या है, ये तो बताइए मुझे। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही मैंने आपको कहा आगे
8,000 करोड़ का परिमाण बढ़ा दिया, पर वेयर फ्रॉम दिस मनी विल कम दे इवन डोंट नो, देयर इज नो मैकेनिज्म। और जब मैकेनिज्म नहीं है तो वो धरातल पर नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल कहने के लिए कहना, फॉर सेइंग ओनली, केवल सेइंग ओनली है। उसकी इस सरकार की छवि भी ऐसी है, आप समझ सकते हैं कि पिछले साल भी यही किया था। और शिशु लोन, तरुण लोन, युवा लोन जो माननीय मोदी जी दे रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, राजस्थान में नहीं आ गया। अब इसी को हम इकोनॉमिक्स की नजर से भी समझ लेते हैं। प्रोफेसर वीवी सिंह जी मेरे साथ हैं और पॉलिटिकल बयानों से प्रोफेसर वीवी सिंह बहुत ज्यादा बचते हैं या उसका जवाब नहीं देते हैं। इसलिए प्रोफेसर वीवी सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या इस बजट में आपको, क्या ये बजट आपको विजनरी बजट लग रहा है? देखिए, जहां तक बजट की बात है, कुछ पॉइंट्स हर बजट में अच्छे होते हैं, लेकिन मैं विजनरी बजट उसको मानता हूं जब मैं कहता हूं उतनी पैर पसारी है जितनी चादर हो। यहां समस्या ये है कि बजट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि किसी भी सरकार के बजट का अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है तो ये तय है कि हमारी गवर्नेंस कहीं पर ढीली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं रोजगार की बात करता हूं तो रोजगार के लिए जो सरकारी नौकरियों के लिए हम कहते हैं हम 2 लाख कर लेंगे, 3 लाख कर देंगे, वो संभव नहीं है सरकार के पास आज के दिन में। और दूसरा, हमें डेटा अपना एनालाइज करना चाहिए कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर 70% लोग वो बेरोजगार हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको रोजगार हम कैसे दें। तीसरी बात, जब घोषणाएं विश्वविद्यालय या ओल्ड पेंशन स्कीम या और नई यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलना है, उसको मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि जो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं वो पूरी तरह से न चलें। हम यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले जा रहे हैं, संसाधन हम देते नहीं है। सेम अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में आता हूं कि स्वायत्तशासी सभी संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडीज पेंशन लगाएंगी, पर ये अट्रैक्टिव तो होती है ये घोषणाएं। नहीं, अट्रैक्टिव होना अलग बात है, बट वो राज्य सरकार के हित में नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता उस चीज से। ये बहुत क्लियर है, विकास उन चीजों से होता है जब मैं पूंजीगत व्यय करूं। तो जब आप बजट के अंदर देखते हैं इस हिसाब से ये डिसबैलेंस्ड है बजट। बिल्कुल, मेरी तरह समझ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आप देखते हैं तो डिसबैलेंस्ड है, क्योंकि पूंजीगत व्यय के अंदर हम 9% ही खर्च कर रहे हैं और उसी से विकास होता है प्रदेश का, किसी और व्यय से विकास नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, जब तक मैं कंप्लीट कर लें, अपनी बात कंप्लीट कर लें। जब तक मैं असेट क्रिएट नहीं करता, पूंजीगत व्यय से असेट क्रिएट होते हैं, उस असेट क्रिएशन से रोजगार भी बढ़ता है, विकास भी होता है। और ग्रोथ रेट एक इंडिकेटर है, ग्रोथ रेट सभी सरकारों का हाई होगा जब हम कोविड के बाद आते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट पिछले साल की तुलना में आंका जाता है। तो हाया नामे बताइए प्लीज, आम समझ के लिए, क्या ये बजट एसेट क्रिएट कर रहा है? असेट क्रिएट नहीं कर रहा है, ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहूंगा। ठीक है, असेट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मित्तल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जो है उनको लगता है एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है, और बजट को देखें तो उसका प्राइम फोकस नजर आता है कि वो वोट क्रिएट करे। क्या ऐसा बजट है ये? देखिए स्वप्निल, सबसे पहले तो मैं जो आज 11 बजे जो घटनाक्रम हुआ, 11 बजे से लेके 11:42 तक जो घटनाक्रम हुआ, उसमें मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा कि शायद देश के संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहला अवसर रहा होगा जब किसी मुख्यमंत्री को अपना बजट भाषण बीच में रोकना पड़ा। और बीच में भी इसलिए रोकना पड़ा कि उनको ये संदेश दिया गया कि साहब आप गलत भाषण पढ़ रहे हैं, ये जो पिछले साल का भाषण है वो आप पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो नहीं होना चाहिए था। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जब मुख्यमंत्री जी का पूरा बजट भाषण हो जाएगा तो शाम तक शायद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी वजह से सरकार को। अब आप जो कह रहे हैं उसमें एक बात मैं भी ऐड कर दूं मित्तल साहब, आप जानते ही होंगे इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए बोहनी तो खराब रही थी इस बजट की, इसमें कोई दौराय नहीं है, लेकिन ये स्थिति तब है जब स्पीकर सीपी जोशी, जो बड़े बड़े कद्दावर ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं, उनको बुलाकर उनकी क्लास ले चुके हैं। कंटिन्यू करें अपनी बात। यही स्वप्निल, मैं यही कह रहा था कि मतलब मुझे पूरी उम्मीद थी कि शाम तक क्या नाम से उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि क्या नाम से कोई कार्रवाई होगी और ना ही कोई संभावना नजर आ रही है। अब ये तो चूंकि घटनाक्रम बीत गया, मुख्यमंत्री जी ने माफी मांग ली, खुद क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस पर खेद प्रकट कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज जो बजट है मुख्यमंत्री जी का वो बहुत बढ़िया बजट है, बहुत लोगों को राहत मिली है। हम देख रहे हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो 10 लाख का बीमा था उसको आपने 25 लाख रुपए कर दिया। आपने जो विद्युत कर्मी थे, जो रोडवेज के कर्मी थे, उनको क्या नाम से आप ओपीएस के दायरे में लिया है। आप बहुत चीजें कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन इसके साथ ही मैं 2-3 पॉइंट जरूर गिनाना चाहूंगा जो अभी भी वेट कर रहे थे कि हमारा कुछ होगा। राजस्थान में एक पंप संचालक होते हैं जो जलदाय विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनको सुप्रीम आज भी कुल मिला के 6,000 रुपए मासिक वेतन मिल रहा है। उनकी नौकरी का कोई पता नहीं क्या होगा। वो वेट कर रहे थे कि इस बजट में उनको कुछ मिलेगा, मुझे लगता है नहीं मिला। इसी प्रकार जो सहायक कोविड थे करीब 28,000 रुपए की 28,000 की उनकी संख्या है, वो भी वेट कर रहे हैं, उनको भी आज नहीं मिला। बहुत सी चीजें हैं अभी बकाया है। लेकिन मित्तल साहब, हालांकि ये शब्द बजट के साथ नहीं जाता, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये एक सेक्युलर बजट तो है, और आप समझ सकते हैं मैं इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोग हमेशा इस एपिसोड को याद रखेंगे जो 11 बजे हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो डिसाइड करेगा इस बात को कि लोग उसमें वोट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्राइम फोकस वोट रहा कि नहीं रहा? नहीं शुभलन, देखिए आप मुख्यमंत्री जी, मैं इसमें मुख्यमंत्री जी का ही जो वाक्य उसको कोड करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट गेम चेंजर नहीं है, करेक्ट, गेम चेंजर जनता है। ठीक है। तो जब क्या नाम से अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, इसी तरह के बजट दिए हैं। मतलब ये कोई पहला मौका नहीं रहा है कि जब क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बजट दिए। 2003 में भी हमने देखा, 2013 में भी हमने देखा कि किस तरीके से बजट क्या नाम से लोकनवान प्रस्तुत किए गए। लेकिन रिजल्ट हमारे पास 56 का और 21 का आया। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि गेम चेंजर असली जनता है, और जब नवंबर दिसंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि क्या ये वोट में तब्दील हुए नहीं हुए। लेकिन स्वप्निल में अच्छा बोल, बहुत शॉर्ट में बोलिए प्लीज मित्तल साहब। स्वप्निल में एक बात मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा कि अभी आपको पता चलेगा जब पूरा बजट आपके सामने आएगा। मैं उसी संदर्भ में एक बात, जो बजट का मैंने अध्ययन किया, सरकार के मुख्यमंत्री जी की ओर से ये कहा गया कि किसानों को 2,000 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री दिया जाएगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। लेकिन हम देखते हैं कि आपने अभी जो दे रहे हैं उसमें 1100 यूनिट बिजली अभी भी आप फ्री दे रहे हैं। 1,000 रुपए का अनुदान दे रहे हैं, 90 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली दे रहे हैं। यानी आपने आज के इस बजट को हम समझे तो मात्र 900 यूनिट जो है वो बिजली किसानों को फ्री दी। ठीक है आरसी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आरसी साहब, इतिहास गवाह है इस बात का कि बड़ी बड़ी घोषणाएं जाते जाते आप लोगों ने की, अपने अपने कार्यकाल में की, लेकिन 5-5 साल में सरकार बदलने की रवायत को जनता ने पकड़ कर रखा। तो वो घोषणाओं के बहकावे में तो नहीं आते, ये सीएम गहलोत समझते हैं। इस बार इतिहास क्यों बदल जाएगा, क्यों बदलेगा, आपको क्यों लगता है ऐसा? अगर लोगों को नहीं मिला तो नहीं मिला। आपने ठीक कहा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पूर्ववर्ती जो सरकार कांग्रेस की रही, जो योजनाएं लेके आई, जो रिफाइनरी को लेके आई उसको डिले कर दिया गया, जो मेट्रो को लेके आए उसको डिले कर दिया, ताकि ये जो बड़े जो योजनाएं थी, जो एक मॉडल बनती थी, अच्छा, उनको इसलिए ड्रॉप आउट कर दिया ताकि एक संदेश ना जाए, क्योंकि लोग चर्चा करते। लेकिन अब राजस्थान की जनता समझ रही है, अब राज नहीं रिवाज बदलने जा रही है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज तमाम चैनल्स में मैं देख रहा हूं, एक मानवीय भूल को जिस मुख्यमंत्री ने स्वीकारा उसके बाद में चर्चा का विषय वो बन जाता है, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं होती जो उन्होंने दी। देश में कोई बहस नहीं होती जो 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्जा था, आज 155 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया। देखिए प्लीज बोलने को दीजिए आप। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। आप बीच में आसिफ भाई आराम से ही बात कर रहे हैं अपन, मैं बीच में जरूर बोल रहा हूं क्योंकि मैं वापस टॉपिक इंटरप्ट होता था सर, फिर तो वो चीज तो जाता ही नहीं, परसेंट तो पब्लिक के बीच में जाएगा नहीं, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट कर देंगे तो फिर जो चीज हम बोलना चाहते हैं बजट पे ही बात कर, आप ब्रेक कर देंगे सर। बात तो बजट पे कर रहा हूं आरसी भाई, तो बात तो पूरी कर देनी चाहिए। एक आप सेंटर की तरफ देखेंगे पैसों के लिए या खुद अपने पौरुष पर पैसा कैसे लाएंगे वो बताइए ना, उसका क्या खाका इस बजट में हमें नजर आ रहा है? देखिए मैं कहूंगा कि तमाम जो बातें पूछी जा रही है, ये बात मैंने पहले भी कही और उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है, समय व्यर्थ जाएगा। जब नेता प्रतिपक्ष ने पूछा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि या तो आप मेरे घर पे पधारिए या मैं आपके वहां पे आता हूं, इस योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करेंगे वो हम बताएंगे। 2722 घोषणाओं को मैंने जिक्र किया, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी, ये चिंता हमें करनी है। आज जो स्टेट का जो बजट बढ़ा है, जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, तमाम जो सब चीजें हैं वो हमारी है, सोच है। जब सोच है उसी को लेके जा रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर दो अलग अलग तरह की सोच होती है। एक अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और सामंती सोच के साथ में सोचती है, वो इस देश के लोगों को उस अकाल के मुंह पे खड़ा कर देना चाहती है जिसकी सिर्फ शारीरिक रक्षा दूसरे देशों से करना अपनी जिम्मेदारी समझती है, बाकी वो अपने जीवन को जिए। लेकिन ये सोच ये कि इस देश का संविधान
समाजवादी सोच पे बढ़ता है, कोऑपरेटिव चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। ना सिर्फ हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा है वो शारीरिक की जाए, उसकी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक दायित्व, उसके अंदर भी सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। गुलाबचंद कटारिया जी सीएम साहब के घर जाते हैं और वहां से ये समझ के आते हैं कि आप इन योजनाओं को कैसा पूरा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है वो मीडिया के सामने आके बताएंगे, क्योंकि आपसे हमें पता नहीं चला और अन्य चेहरे भी हमें ये नहीं बता रहे कि वो योजनाएं पूरी कैसे होने वाली हैं। तो हम इंतजार करेंगे और हम चाहेंगे कि गुलाबचंद कटारिया जी पहुंचे अशोक गहलोत जी के घर पर। अब मनीष पारीक जी अगर ये संभव हो तो करवाइए ताकि हमें कुछ जवाब और मिले। लेकिन आपसे अब मेरा सवाल यह है, ईआरसीपी वाला पोर्शन लेते हैं, सरकार ने कदम बढ़ा दिया, सरकार ने कदम बढ़ाया और जो कम से कम बजट स्पीच में नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं दिख रहा कि वो डॉज कर रहे हैं, वो कदम बढ़ाते दिख रहे हैं। अब गेंद आ गई आपके पाले में, आप क्या करेंगे? मैकेनिज्म ही नहीं है ना। मैं निवेदन करूं, काली सिंध नदी के योजना की बात उस समय कमला बेनीवाल जी ने बात करी, भजन लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के चौधरी और सारी बातें हुई थी। क्या हुआ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी माननीय मोदी जी ने कोविड काल में केवल बीपीएल परिवारों के अलावा भी लोगों को राशन मिलेगा, उसके लिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। राजस्थान में कितनों को बटा वो बताइए? नहीं बटे। 2 करोड़ रुपए की दाल खराब हो गई, गर्भवती स्त्रियों को दे दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ 2020 में मई में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ना बंद कर दिया। अभी 10 लाख लोगों से एप्लीकेशन ले ली, एक को भी राशन नहीं दिया। मेरा निवेदन है, राशन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं लोग और अब यहाँ पे झांसे दे रहे हो कि हम अब ये जो 300 यूनिट तक ले आएंगे, इसको 300 यूनिट तक लाएंगे और एक दिन सब लोगों को राशन फ्री में बांट देंगे। इस बजट में क्यों बोल रहे हो? इस बजट में क्यों बोल रहे हो? जब करो जब बोलना तो आप समझ सकते हैं कि झूठ का पुलिंदा है, हवाबाजी है और ये केवल लोगों की गाल बजा रहे हैं ऐसे लोग जिनके पास मैकेनिज्म नहीं है। फिर मनीष जी बात वही है कि जो मैंने आरसी चौधरी जी से अपील की, मैं आपसे भी करूंगा, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप सतीश पुनिया जी के पास भेजें किसी को या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के पास भेजें और उनसे पूछवाइए कि आरसीपी का पहला कदम तो कांग्रेस ने चल दिया। इरादों में कितनी नेक नियति है वो दिख रही है। मैं आपको वो बताना जा रहा हूं कि सरकार का सच और सरकार का सच हमारे सामने आया है, उसको देख के लगता है कि ये क्या करेंगे। ठीक है, वही ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ठीक है प्रोफेसर वीवी सिंह जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर वीवी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और हो सकता है कि बजट की लैंग्वेज को सिंपल रखा जाए ताकि अर्थशास्त्र से ज्यादा सिंपल बातें लोग समझ पाए। इस पूरे बजट में अर्थशास्त्र कहीं नहीं समझाया गया है। वो हिडन पेजेस से हो सकता है कि जब बजट के पेपर आए और हम उसको पूरा बैठ के पढ़ें तो उसमें कहीं कोई क्लॉज हो या कुछ हो, लेकिन उससे इतर कोई अर्थशास्त्र आपको इसमें नजर आ रहा है या क्या? कौन सा शास्त्र आपको इसमें नजर आ रहा है? मैं उस शास्त्र में तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं सिर्फ जो बजट डॉक्यूमेंट को मैंने देखा है उसमें अर्थशास्त्र साफ नजर आता है और वो अर्थशास्त्र बहुत साफ है कि जो मेरे पास 1 रुपया आय खर्च होगा वो खर्चा कहाँ जा रहा है? वो खर्चा ब्याज देनदारियों में, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर जा रहा है। जब ये दोनों चीजें ही किसी हालत में विकास पर नहीं जा सकी, इसके बाद भी दूसरा सरकारों को जो अर्थशास्त्र कहता है ये समझने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी प्रदेश और केंद्र की सरकार हो, कि समय के साथ साथ फ्री वीज का जमाना जा रहा है कि फ्री वीज के लिए न तो हमारे पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डेटा है, जो आइडेंटिफिकेशन डेटा हुआ है 2011 से पहले कभी सर्वे हुआ था, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डेटा नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जिन चीजों को अगर सरकारें राहत देना चाहती हैं कि हमने एलपीजी सिलेंडर सस्ता किया, 500 रुपए में देना चाहते हैं, बिजली फ्री देना चाहते हैं, बट पेट्रोल डीजल क्यों महंगा देना चाहते हैं? तो समझने की इसी जरूरत है कि हमें नेबरिंग स्टेट से ये सीखना चाहिए कि आखिरकार वो सरकारें ऐसा क्या कर रही हैं जिससे आम जनता को इन चीजों से भी राहत मिलती है। तो क्या ये सब सरकारों को एहसास पता है? क्या इससे असर पड़ता है कि जैसे आप जीडीपी की बात कर लें या आप दूसरे आंकड़ों की बात कर लें, लेकिन जब बात इस बात की होती है कि राजस्थान पर कर्जा बढ़ रहा है और इस बजट में दिख रहा है कि वो कर्जा अभी और बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति भी क्या उस कर्जे का कोई रिफ्लेक्शन होगा? देखिए, कर्जे का जहां तक सवाल है, अर्थशास्त्र में कर्जे को ये कहा जाता है कि ये भविष्य के लोगों पे ऊपर भार है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन है, क्योंकि ये कर्जे 30 साल में 40 साल में लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। जो हम तो आराम से रहेंगे, हर चीज फ्री मिलेगी, बट हमारे बच्चों को वो फायदा नहीं मिल पाएगा और विकास में रोक का कारण बनेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर
सरकारों का जो है पूरा बजट, काफी बजट जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए, अगर मैं अर्थशास्त्र यूज करना चाहता हूं, कि जितना से ज्यादा हो सके मैं पूंजीगत व्यय करूं। पूंजीगत व्यय करने से विकास भी होता है, रोजगार भी मिलता है, और उसी के साथ साथ आपकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ भी अपने आप ही बढ़ती है। ये अपने आप में प्रूवन साइकिल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूंजीगत व्यय जो है सबसे तो ज्यादा एक रोजगार सवाल और देता है। प्रोफेसर साहब मेरा ले लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या सोशल और क्लाइमेटिक कंडीशन को भी ध्यान में रखकर घोषणाएं आपको लगता है कि पैरेलल की गई हैं? नहीं, सोशल कंडीशंस तो साफ दिखती है। क्लाइमेटिक ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। सोसाइटी को देख के ही, चाहे वो गरीब इंसान भी सोसाइटी का पार्ट है। जैसे आप चिरंजीवी हेल्थ पे लेके आ रहे हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है कि अगर गरीब आदमी को फ्री इलाज मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ ही अगर मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षा में खर्च कर रहा हूं लेकिन मैं उनको एलोकेशन नहीं दे रहा हूं, पैसा नहीं दे रहा हूं, तो उस तरह से खोलने का कोई मतलब नहीं है। उससे गुणवत्ता में कभी विकास नहीं हो सकता। ठीक है मित्तल साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, देखिए घोषणाओं के लिहाज से तो कई सारे स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से भी देखें तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो बल्लेबाजी होगी वो केंद्र और राज्य के बीच में होगी, और कई चीजों के लिए हमको इनका आपस में वार पलटवार देखना होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वीवी सिंह साहब, प्रोफेसर साहब ने अभी जो बात कही है उसमें काफी दम है। आप देखिए कि जो अभी जो बजट पेश किया गया है उसका जो कर्जा अनुमानित लगाया जा रहा है वो 5,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा माना जा रहा है, तो वो इतना बढ़ जाएगा। तो आप सही स्वाभाविक है कि कहना चाहिए फिर आखिर पैसा ये आएगा कहां से? पैसा आने कहा नहीं। जब मुख्यमंत्री जी से इस बारे में सवाल पूछा जाता, पहले ही पूछा गया, तो उन्होंने कहा मैं जादूगर हूं। अब वो जादू से यदि पैसा लाना चाहते हैं तो फिर ला सकते हैं भाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपकी जो असेट्स होनी चाहिए थी ताकि आप इतने लोगों को राहत दे सके, मुझे लगता है वो नहीं है। फिर वही बड़ा मुद्दा आएगा कि केंद्र सरकार को हमको फलाने योजना में पैसा नहीं दे रही है। अब इसमें बहुत सारी योजना ऐसी है जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, फिर आरोप लगेगा कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा, इसलिए हम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। आज इसके अंदर जो महिलाओं को जो मोबाइल देने वाली बात थी वो भी बजट में नहीं आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पॉलिटिकली जो आपने मेरे से पूछी है, मैं अभी बताना चाहता हूँ कि वो जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, उनका इस बजट पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, सामने तो नहीं आई है, लेकिन मित्तल साहब, तो क्या इसे भी आप एक गेम सेटर मान रहे हैं? नहीं, चूंकि देखिए आप देखिए कांग्रेस में जो भी कुछ चल रहा है, अभी कुल मिला के 9 महीने रह गए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उन्होंने बजट बहुत शानदार प्रस्तुत किया है, लेकिन कांग्रेस के संगठनात्मक स्थिति देखिए, अभी भी 25 जिलों में जिला अध्यक्ष नहीं है, आधे से ज्यादा इनके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। अब तो फिर ये जो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, जो बजट है, उनको आम जनता तक कौन पहुंचाएगा? आपका संगठन तो है नहीं, संगठन के हालात पूरे सबके सामने है। जबकि ये माना जाता है कि जो आपका पार्टी का कैडर है वही इन बजट घोषणाओं को आम जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, अब तक मैंने जितने भी डिबेट्स लिए, मैंने अमूमन जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे क्लोजिंग कमेंट्स लिया है, लेकिन आज मैं क्लोजिंग कमेंट 2 लोगों से लूंगा, मनीष पारिक जी और आरसी चौधरी जी से। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल 20-20 या 30-30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा ताकि वो आ जाए। मनीष पारिक जी, आपका क्लोजिंग कमेंट इस बजट पर 20 से 30 सेकंड में। जी, मैंने यही निवेदन किया कि पहले की योजनाएं जो घोषित कर दी उनके लिए कोई अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो ये जो अब आगे घोषणा कर रहे हैं वो लोगों को ख्वाब दिखाने की बात है। आप स्वप्निल, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मुफ्त में राशन के पैकेट दे देंगे, हमारी तमन्ना ये है, यानी उन लोगों को ललचा रहे हैं जिनको पहले दिया नहीं है और जिनको मिलना है उनका कोई पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं अभी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, हमारा लक्ष्य 300 यूनिट तक, 400 यूनिट तक जाने का है। तो इसका मतलब साफ है, ये लफाजी है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन मनीष पारिक जी, आप भी मानेंगे ख्वाब देखना भी जरूरी है आज के दौर में। आरसी साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं मित्तल साहब का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे संगठन को लेकर जो चिंता व्यक्त की, निश्चित रूप से हम उनकी जो सुझाव है उसको आत्मसात करेंगे। लेकिन जिन्होंने योजनाओं को ले जाने का जो जिक्र किया, मैं सोचता हूं कि कोई भी योजना अगर किसी के जीवन में अगर नया बदलाव ला सकती है, अगर उसे राहत दे सकती है, तो प्रदेश के हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वो उस योजनाओं का आम जन तक पहुंचाए। उसमें मीडिया भी है, दूसरे साथी भी हैं, अर्थशास्त्री सभी का। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे साथी बीजेपी के ने कहा कि ये जो योजनाएं हैं वो कैसे, जो फूड पैकेट की उन्होंने बात की, वो फूड पैकेट वो है जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी रोटी में से
1/4 निकाल लिया था। आटे पे, दही पे, छाछ पे, लही पे 5% जो सारी जीएसटी घोषणा लगाया था, कर दी है। उस जीएसटी मोदी जी ने ही मुफ्त हमने राशन का ऐलान किया है, उसकी नकल करने के बाद आप कह रहे हो इनको कौशल होगा विकास क्योंकि की गरीब योजना मोदी जी की है। मुझे लगता है लोन, शिशु लोन, युवा लोन, वो भी होनी है, होंगे नहीं, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।